नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। नई साल की शुरुआत हो चुकी है अपने कल से। इस 2026 की साल की शुरुआत के साथ ही हमने तैयारी भी अपनी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, जो भी एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासों में आनंद आ रहा है। कम से कम आप हर क्लास के अंदर अपना व्यूज़ दिया करो कि भाई सर एसएससी जीडी के लिए बेस्ट क्लास है, कमेंट किया करो क्लासों के अंदर। और बाकी एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो अपनी क्लासें कवर ढंग से कर लो, क्योंकि इन क्लासों के अंदर अपने कोशिश ये की जा रही है कि जो भी मान लो पीछे की भर्तियों के अंदर दिल्ली पुलिस है या रेलवे डी ग्रुप है या 2024 की एसएससी जीडी की बात करूं, तो उन वैकेंसियों के अंदर जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए थे उसी टॉपिक के आधार पर अपनी ये क्लासें हैं। इसमें एक कंसेप्ट ऐड जो किया वो 2025 का करंट जीके ऐड कर रखा है, यानी 2025 की जो बड़ी घटनाएं हैं नवंबर दिसंबर, इन घटनाओं के भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं इन क्लासों के अंदर। और ये जो जीएस के पार्ट के जो 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के द्वारा पूछे जाते हैं, उसमें अपनी कोशिश ये रहने वाली है कि 20 के 20 क्वेश्चन अपनी क्लासों से बने। और ये कोशिश निरंतर रहेगी, लगातार रहेगी एसएससी जीडी के एग्जाम तक, और हम सफल भी होंगे। ये अपने पर विश्वास है कि एसएससी जीडी के अंदर जो जीएस के पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंसेप्ट 100% अपनी क्लासों से बनाए जाए, ऐसा अपना टारगेट रहने वाला है। उसके साथ साथ अभी 2026 की साल में भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ वैकेंसी आने वाली है। रेलवे डी ग्रुप के एक और फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं 22,000 पोस्ट पे। तो सेंट्रल के एग्जाम के लिए जो जीएस का पार्ट पूछा जाता है, वो जीएस का पार्ट कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने क्लासों के अंदर करवाए जा रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी एमटीएस की वैकेंसी हो, या फिर रेलवे डी ग्रुप हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर एसएससी जीडी हो, आर्मी तक इंक्लूड कर रखी है क्लासों के अंदर। यानी इन 5-7 सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम हुए हैं या एग्जाम आगे होने हैं, उनके अंदर जो जीएस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें अपनी कोशिश ये रहती है कि अपने को बच्चों को जल्दी या कम टाइम में रिवीजन अच्छे बेहतर तरीके से करवाना है। और दोस्तों, आप अपनी तैयारी जो लगभग कर रहे हो, सभी बच्चे एसएससी जीडी वाले तो अभी सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि महीने ही 2 बच्चे हैं भाई। अब की बार टाइम बहुत कम दिया, 1 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई करवाए थे, 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, और उसके साथ साथ एग्जाम डेट भी फरवरी मार्च 2026 बताई थी। तो भाई सीरियस हो चुके हो, तैयारियां शुरू कर दी एसएससी जीडी वालों ने। तो एसएससी जीडी के अंदर जो हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस के पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों में से 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपने को इसी चैनल से मिल रहे हैं, प्रॉपरली ढंग से मिल रहे हैं, रेगुलर क्लासें दी जा रही है। तो इन सभी क्लासों को अच्छे से कवर करना है। और 2-3 दिन पहले से 28 या 29 तारीख से मैथ की क्लास भी बिल्कुल फ्री एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर दी है। तो उस मैथ्स की क्लास भी कवर करो, जीएस का पार्ट भी कवर करो, रीजनिंग के कंसेप्ट भी कवर करो। जितना हो सके लगातार कोशिश करते रहो। एसएससी जीडी का एग्जाम ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से तैयारियां शॉर्ट टाइम में ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा समय अपने पास। और आप जहाँ से, जिस स्थान से, जिस जगह से भी, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, वो 1 घंटे की अपनी क्लास आपकी लाइफ रूटीन में जोड़ के तैयारी करो, जिससे आपको मैं गारंटी देता हूँ बदलाव जरूर दिखाई देगा। यानी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर किसी भी चैनल से, किसी भी क्लास स्टूडियो से आप क्लासें ले रहे हो, उसके साथ साथ अगर ये 1 घंटे की क्लास आप और ऐड करते हो, तो इस क्लास में और क्लासों से इतना ही ज़्यादा फर्क मिलेगा कि इसके अंदर सभी कंसेप्ट, सभी करंट के कंसेप्ट, सभी सिलेबस सब्जेक्ट टोटली करवाए जाते हैं। यानी अपनी क्लास के अंदर केवल और केवल ऐसा नहीं है कि करंट के क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल का सिलेबस करवाया जाता है। अपनी क्लास के अंदर जो भी दिल्ली पुलिस, रेलवे या फिर जिन एग्जाम सेंटर की भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। यानी इकोनॉमिक्स के फैक्ट भी करवाए जाते हैं, तो करंट का सिलेबस भी करवाया जाता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के जितने मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो सभी बच्चे निरंतर तैयारी करते रहे, निरंतर ब्रेन बिट के साथ जुड़े रहे। ब्रेन बिट आपको एक सफल मुकाम पे पहुंचाने वाला चैनल है।
इस बात पर आप विश्वास करो और इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाले बच्चे ही ऐड हो, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। कैरियर के साथ, किसी स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं होता। बस पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है। रेगुलर डाउट सेशन क्लासें, इंपॉर्टेंट क्लासें, करंट सिचुएशन की क्लासें, टोटली क्लासें दी जाती हैं। साथ में ब्रेन बिट ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर रखे हैं। यानी कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जो चूरू डिस्ट्रिक्ट से, चूरू डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स या फिर ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान, कहीं से भी कोई स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासें लेना चाहते हैं तो चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफलाइन क्लासें दे रखी है। ऑफलाइन एसएससी जीडी का बैच 1 जनवरी से स्टार्ट किया अभी 2026 से। तो जो भी बच्चा सरदार शहर, राजगढ़, भादरा, सिद्धमुख या इस क्षेत्र का कोई भी ऐसा बच्चा हो जो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासें भी ज्वाइन करना चाहता है तो 1 जनवरी 2026 से बिल्कुल फ्रेश एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच भी शुरू कर दिया। तो आप मंडे से ऑफिस के अंदर आके कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें अपना शेड्यूल, अपनी क्लास रूटीन 2 दिन का डेमो लगाकर देख सकते हो। इस ऑफलाइन क्लास में और बेहतर क्लास के साथ साथ ही नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन हर प्रकार की ब्रेन बिट क्लासें दे रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी वाला है जो ऑफलाइन क्लासें लेना चाहता है वो भी बिल्कुल आ सकता है, क्लासें ज्वाइन कर सकता है। तो आज की क्लास की बात करें दोस्तों, अपने पीछे के कंसेप्ट हो चुके थे। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय आय की समिति का मतलब हुआ कि भारत की इनकम जो सोर्स के आंकड़े उसके लिए जो समिति बनाई गई वो समिति का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति करके अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की जाती है या फिर इस समिति का गठन कब किया जाता है तो दोस्तों अगस्त 1949 के अंदर, अगस्त 1949 के अंदर राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति की सबसे पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई वो पहली रिपोर्ट सन 1951 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। और इस राष्ट्रीय आय समिति के अंदर जो सदस्यों की संख्या थी वो कुल 3 सदस्य थे। यानी इन 3 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है, जिस राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्षता पीसी महाबलोनिस के द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष वगैरह ध्यान रखना है, या फिर कुल कितने सदस्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य के रूप में काम किया, या फिर राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई, या फिर राष्ट्रीय आय समिति की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। उसके बाद ध्यान रखना है, इसी राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की जाती है और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती है भारत के अंदर। तो योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय आय समिति। देखो एक तो यहां से ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। एक एसएससी जीडी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाला व्यक्ति कौन था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अपने देश में ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जिसने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी पैमाइश करने वाला, आंकलन करने वाला पहला जो राष्ट्रीय आय का व्यक्ति था वो था दादा भाई नौरोजी करके। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया कि भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक साइड लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। एक तो दोस्तों ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी को भारत में ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यानी ध्यान रखना है, अगर पूछे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। या फिर हिंदी में ध्यान रखना है, भारत का वृद्ध आदमी किसे कहा जाता है तो भारत का वृद्ध आदमी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और ब्रिटिश संसद के अंदर चुना जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है तो भी दोस्तों ध्यान रखना है, ब्रिटिश संसद के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चुने जाने वाला प्रथम भारतीय तो भी आंसर रहने वाला है दादा भाई नौरोजी करके। एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कि भाई भारत के ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है,
दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। एक फिर अपना जो ये मेन क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी ने पिछली बार पूछा था कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो भी आंसर दादा भाई नौरोजी है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन किया गया था और उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है ये पुस्तक भी काफी बार पूछी जा चुकी है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया करके पुस्तक है, जिस पुस्तक के अंदर सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का उल्लेख किया और ये पुस्तक लिखी गई थी। अगर बात करें कब ये पुस्तक लिखी गई, तो ये पुस्तक लिखी गई थी सन 1867-68 ईस्वी के अंदर और इसी 1867-68 ईस्वी के अंदर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन कब किया गया, तो 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आंकलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया था और उस समय दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये। तो 1867-68 के अंदर लिखी गई पुस्तक अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया करके, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन किया गया था। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाला या फिर ब्रिटिश संसद में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ध आदमी के नाम से, भारत का वर्ध आदमी के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आंकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, देखो अर्थव्यवस्था के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आंकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO नामक संस्था है, जिसके द्वारा वर्तमान में भारतीय आय का आंकलन किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आंकलन वर्तमान में किया जाता है, जिसका गठन 2019 के अंदर हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब हुआ, आंसर रहने वाला है 1949 यानी ऑप्शन सी। तो राष्ट्रीय आय का गठन जो किया जाता है वो 1949 में किया जाता है और जिसकी पहली रिपोर्ट 1951 में भेजी जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है, ध्यान रखना है विक्रम साराभाई से रिलेटेड क्वेश्चन। एक तो विक्रम साराभाई का संबंध है वैज्ञानिक, यानी विक्रम साराभाई भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक, और इन्हें कहा जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अगर पूछे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी विक्रम साराभाई के द्वारा और हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत होता है। अगर मृत्यु की बात करूं तो दोस्तों विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1971 को और इनका देहांत हुआ था भारत के केरला स्टेट के अंदर। उसके बाद ध्यान रखना है केरल के अंदर भारत सरकार के द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र थुम्बा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भारत के केरला स्टेट के अंदर। तो VSSL के नाम से जो संस्था जानी जाती है, इस संस्था का हेड ऑफिस या मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। उसके बाद पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो भारतीय नागरिकों में तीसरा हाईएस्ट अवार्ड, नागरिकों का तीसरा जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो पद्म भूषण के नाम से जानते हैं और तीसरा सम्मान जो पुरस्कार है वो विक्रम साराभाई को दिया गया था 1966 ईस्वी के अंदर। उसके बाद जो दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है जो भारत सरकार का या भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है पद्म विभूषण करके।
तो दूसरा जो हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण है वो भी विक्रम साराभाई को मिला था। विक्रम साराभाई को सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जाता है सन 1972 के अंदर, अर्थात विक्रम साराभाई को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया था। तो ये खास ध्यान रखना है 1972 में किस भारतीय वैज्ञानिक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आंसर रहने वाला है विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई की मृत्यु जो होती है वो तारीख है 30 दिसंबर, अर्थात अपना ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। 30 दिसंबर 1971 को केरला स्टेट के अंदर हार्ट अटैक की वजह से विक्रम साराभाई नामक वैज्ञानिक की मृत्यु होती है। उसके बाद बेगम खालिदा जिया का हाल ही में देहांत हो गया। वह किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों सुना भी होगा न्यूज के अंदर। अब ये वो क्वेश्चन है जो दिल्ली जो एसएससी जीडी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। या फिर दिल्ली पुलिस की बात करूं तो दिल्ली पुलिस की बाकी जो शिफ्टें बची हुई है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत होता है 80 साल की उम्र में और उनका नाम है बेगम खालिदा जिया करके। अगर बात करूं बेगम खालिदा जिया का संबंध किस देश से है तो दोस्तों ध्यान रखना है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का हाल ही में 30 दिसंबर 2025 को देहांत, ध्यान रखना है 30 दिसंबर 2025 को मृत्यु होती है और ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाए बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो बांग्लादेश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बेगम खालिदा जिया करके हैं। और अगर पूछ ले बेगम खालिदा जिया ने बांग्लादेश में कितने वर्षों तक या बांग्लादेश में कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर रही थी तो बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया जो है उनका देहांत 30 दिसंबर 2025 को हुआ था। और उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप में बांग्लादेश कोर्ट के द्वारा 2018 में इन्हें सजा सुनाई जाती है और उसके बाद 2020 में ये रिहा होती है और 30 दिसंबर 2025 को इनका हो जाता है देहांत। उसके बाद अगर पार्टी पूछ ले कि भाई बेगम खालिदा जिया किस पार्टी से चुनाव लड़ती थी तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी करके बीएनपी पार्टी की नेता है बेगम खालिदा जिया करके। तो ये पार्टी भी ध्यान रखनी है। बाकी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका हाल ही में देहांत हुआ है तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी अर्थात बांग्लादेश करके। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का 30 दिसंबर 2025 को देहांत हुआ। उसके बाद देखो अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय। या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन किस अनुसूची का विषय। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख पूछ ले किस अनुसूची के अंदर है तो दोस्तों ध्यान रखना आंसर रहने वाला है 7वीं अनुसूची। अनुसूची पूछेगा तो ध्यान रखना है 7वीं अनुसूची, क्योंकि 7वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख कर रखा है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र ये दिल्ली पुलिस के अंदर तो काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, हर शिफ्ट के अंदर अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा। लेकिन पूछे 7वीं अनुसूची के 3 भाग हैं, इन 3 में से कौन से भाग के अंदर आर्थिक नियोजन का उल्लेख कर रखा है। यानी 7वीं अनुसूची जो है वो 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग का मतलब क्या हुआ, एक तो इसके अंदर शामिल है संघ सूची। संघ सूची का मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी विषय में केंद्र सरकार अगर कानून बनाती है तो वो संघ सूची का विषय कहलाएगा। यानी जिन विषयों में केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो संघ सूची का विषय होगा। राज्य सूची की बात करूं तो यानी राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्य सूची का विषय होगा। और एक तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से ध्यान रखना है 2-3 क्वेश्चन। एक तो समवर्ती सूची का मतलब हुआ ऐसा कोई विषय जिसके ऊपर केंद्र सरकार व राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट व राज्य गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है, लेकिन आपसी कानून में अगर मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। तो ध्यान रखना है केंद्र सरकार के कानून माने जाएंगे। अगर समवर्ती सूची के अंदर कोई भी आपस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानून को लेकर टकराव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून
माने जाते हैं, प्रभावी होते हैं। और इस संवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, संवर्ती सूची की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। और 1 जनवरी 2026 से इस ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ट्रेड टैक्स 0% कर दिए है। ये भारत के केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन पीयूष गोयल ने जानकारी दी थी। तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। अब बात आई आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? तो दोस्तों ध्यान रखना है, आर्थिक नियोजन ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने की पावर दे रखी है, यानी विषय हो जाएगा संवर्ती सूची का। अगर बात आए कि संवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, तो संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या बढ़ाकर 52 विषय ऐसे कर दिए जिसे संवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी वन रक्षा, वन के ऊपर कानून बनाना, वन्य जीव की सुरक्षा करना, मृदा निवारण, यानी ऐसा कोई विषय जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, उस विषय को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। और संवर्ती सूची में पहले तो 47 ऐसे विषय थे जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती थी, लेकिन वर्तमान में इन विषयों की संख्या 47 से बढ़ाकर 52 कर दिए, ध्यान रखना है। और इसी आर्थिक नियोजन को शामिल कर रखा है संवर्ती सूची, यानी ऑप्शन सी आंसर रहेगा। उसके बाद देखो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कब हुई? अब ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। ऑपरेशन सिंदूर, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीछे की घटना है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का कारण क्या था? तो दोस्तों कारण में हम देखेंगे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का कारण था कि भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक जगह पड़ती है पहलगाम, और इस पहलगाम पर आतंकी हमला होता है, पहलगाम आतंकी हमला। और इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तीनों सेनाएं मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना है, 22 अप्रैल 2025 को यह घटना घटती है जिसमें भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी जाती है, और इस घटना के कारण ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उसके बाद बात आई ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना है, ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया जाता है वो तारीख है 7 मई 2025, यानी 7 मई 2025 को भारतीय तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन, यानी तीनों मिलिट्री मिलकर साथ में ऑपरेशन शुरू करती है। तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन शुरू होता है और जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। और तीनों सेनाएं कौन सी? तो जल सेना, थल सेना व वायु सेना, तीनों सेनाओं के द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। रही बात तीसरी, इस ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देने वाला व्यक्ति कौन है, यानी इसका नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे, पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन थे, उस आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो घटना घटी थी पहलगाम में, उस घटना की जिम्मेवारी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के द्वारा ली गई थी, और इसी कारण भारत सरकार ने पाकिस्तान में संचालित जितने भी आतंकवादी संगठन थे उनके खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से की थी, और लगभग 9 ठिकानों को टारगेट बनाया था। बरमोस जैसी मिसाइलों को ताकत दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान पर मध्य रात्रि को अटैक किया था 1 बजे के आसपास। तो जैसे मोहम्मद जो आतंकी ठिकाना था उसने इस पहलगाम की घटना का जिम्मेवारी ली थी। उसके बाद भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर शुरू करती है। उसके बाद बात रही इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता का मतलब मुख्य जो भूमिका निभाई थी वो कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना है, 2 महिलाओं ने, एक तो है विंग कमांडर व्यामिका सिंह, विंग कमांडर यानी एयरफोर्स की अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने नेतृत्व किया था।
और एक थी जनरल सोफिया कुरैशी करके। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है। नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट है सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा इस अभियान को सफल बनाया जाता है। तो दोनों जो नेतृत्वकर्ता हैं, दोनों जो मिलिट्री की पोस्ट के अधिकारी हैं, उनके द्वारा इन ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया जाता है। उसके बाद एक बात और है जो पूछ ली गई है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्लैकआउट चलाया गया था, यानी मॉक ड्रिल करवाई गई थी। तो वो ध्यान रखनी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल अभियान की शुरुआत होती है, और मॉक ड्रिल अभियान के तहत दोस्तों ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाता है। तो अगर पूछ ले मॉक ड्रिल अभियान किससे संबंधित है, तो दोस्तों मॉक ड्रिल अभियान का संबंध है ब्लैकआउट अभ्यास से रिलेटेड, यानी सुरक्षा के लिए ब्लैकआउट का जो अभ्यास किया जाता है उस अभ्यास को मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है। और अगर पूछ ले किस सन 1971 के बाद 2025 के अंदर ही भारत सरकार ने मॉक ड्रिल शुरू किया था, यानी 2025 में 71 के बाद ये मॉक ड्रिल अभियान चलाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत के कितने जिलों में मॉक ड्रिल अभियान चला था, तो दोस्तों ध्यान रखना है भारत के 244 जिलों के अंदर इस मॉक ड्रिल अभियान को चलाया जाता है। तो जिले पूछे गए थे, लेकिन बाकी पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है, किसने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नई पार्लियामेंट नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नई पार्लियामेंट नई संसद भवन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ लिखो। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आगे आने वाले एग्जामों के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। नई पार्लियामेंट, देखो अब नई संसद भवन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसकी उद्घाटन पूछ लेगा कि उद्घाटन कब किया गया, या फिर पूछ लेगा किसकी जयंती थी, इनकी जयंती पर नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया। देखो उद्घाटन जो किया जाता है वो तारीख है 28 मई 2023। 28 मई 2023 को नई पार्लियामेंट का नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है। और अगर पूछे किस महापुरुष की जयंती को उद्घाटन किया गया, तो वीर सावरकर की जयंती को उद्घाटन किया जाता है नई संसद भवन का, नई पार्लियामेंट का। उसके बाद ध्यान रखना है वीर सावरकर जो थे वो भारतीय क्रांतिकारी थे, और इनको जेल में जो रखा गया था वो जेल पूछी जा सकती है। इनको सेल्युलर जेल में कैद करके रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये जो सेल्युलर जेल स्थित है ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इस पोर्ट ब्लेयर में स्थित है सेल्युलर जेल, जिसे इतिहास में काले पानी की सजा कहा गया, पोर्ट ब्लेयर। तो ध्यान रखना है किस सजा को काले पानी की सजा कहा जाता था, तो सेल्युलर जेल को काले पानी की सजा कहा जाता था। और उसके बाद बीजेपी सरकार ने अंडमान निकोबार के अंदर वीर सावरकर के नाम से एयरपोर्ट भी बनाया। तो ध्यान रखना है अगर पूछ ले वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। यानी सावरकर की जयंती पर नई पार्लियामेंट का नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है। उसके बाद बात आई किस प्रोजेक्ट या किस परियोजना के माध्यम से नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया या निर्माण किया गया, तो परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना। सेंट्रल विस्टा परियोजना के माध्यम से इस नई पार्लियामेंट का निर्माण किया जाता है। अगर बात आए कि इस नई संसद भवन का आकार कैसा है, तो दोस्तों ध्यान रखना है इस नई पार्लियामेंट का आकार है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति में निर्मित है 4 मंजिला इमारत। ध्यान रखना है नई संसद भवन कितना मंजिला इमारत है, तो 4 मंजिला इमारत। देखो नई पार्लियामेंट है, इतने बड़े हाउस का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर पूछे डिजाइनर कौन थे, यानी नई पार्लियामेंट के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो दोस्तों विमल पटेल थे नई पार्लियामेंट के डिजाइनर अर्थात वास्तुकार। और एक ध्यान रखना है इस नई पार्लियामेंट में कितने मुख्य प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार अगर पूछा जाए तो इस नई संसद भवन में
3 मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसमें नंबर 1 ज्ञान द्वार के नाम से जानते हैं, नंबर 2 शक्ति द्वार के नाम से जानते हैं और नंबर 3 कर्म द्वार के नाम से जानते हैं। यानी कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार, ये नई संसद भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वार है। उसके बाद बात आई कि कौन सी कंपनी के द्वारा इस नई पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था, तो टाटा समूह के द्वारा, टाटा समूह के द्वारा इस नई संसद भवन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आया कि भाई इस नई संसद भवन के अंदर लोकसभा सीटें कितनी रखी गई, तो लोकसभा सीट जो है वो 552 से बढ़ाकर 888 सीट रखी गई और इस लोकसभा सीट की जो थीम रखी गई वो थी मोर, यानी मोर थीम रखी गई थी नई पार्लियामेंट में 888 सीटों के साथ। और अगर पूछा जाए कि इस नई संसद भवन में राज्यसभा सीट कितनी रखी गई, तो दोस्तों ध्यान रखना है नई संसद भवन में राज्यसभा सीटों की संख्या 384 है और इसकी थीम थी कमल थीम, तो शांति का प्रतीक कमल थीम राज्यसभा सीट थी और लोकसभा के लिए मोर थीम रखी गई थी। उसके बाद अगर पूछा जाए नई संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन की कितनी सीटें, संयुक्त अधिवेशन का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ बैठक बुलाई जाए तो कितने व्यक्तियों का शामिल हो सकते हैं, तो संयुक्त बैठक की जो सीटों की संख्या है नई पार्लियामेंट के अंदर वो है 1272 सीट। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं नई पार्लियामेंट से, नई संसद भवन से। अपने उद्घाटन एक बात और ध्यान रखना है, इस नई पार्लियामेंट को किस नाम से जाना गया, तो इस नई संसद भवन को कहा गया भारत का संसद भवन, भारत का संसद भवन नाम दिया गया है इस नई पार्लियामेंट को। और अगर रही बात पुरानी पार्लियामेंट यानी जो पुरानी संसद भवन है उससे कौन से इंपॉर्टेंट है, तो जो पुरानी संसद भवन है इस पुरानी संसद भवन का उद्घाटन होता है 1927 के अंदर। उद्घाटन ध्यान रखना है, ब्रिटिश शासनकाल अर्थात 1927 के अंदर पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और इस पुरानी संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो नरेंद्र मोदी ने इस पुरानी पार्लियामेंट को संविधान सदन का नाम दिया है, यानी अब इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद बात आए कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अंदर है। उसके बाद पूछे कि पुरानी संसद में लोकसभा सीट कितनी थी, तो दोस्तों ध्यान रखना है पुरानी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा सीट 552 थी और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 250 सीट थी राज्यसभा की। ये कंसेप्ट पुरानी पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखने हैं और नई संसद भवन से रिलेटेड भी ध्यान रखना है। अपने उद्घाटन पूछा गया था यानी 28 मई 2023 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। तो 28 मई 2023 को नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जाता है।